हाय जो यू अगेन आई एम हियर। जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर बायो से होगा, तो आज हम डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से हर तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन सीडीएसई में खास तौर से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन में हम एक छोटे से पार्ट से डील करेंगे और आगे के कुछ वीडियोज में हमारा पूरा डाइजेशन खत्म होगा। और बस अगर आप इसे आपने ध्यान से सुन भी लिया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन वो आराम से होते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन को हमें जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के अलावा एक प्रोसेस होता है केमिकल सिंथेसिस। तो जिनको सनलाइट नहीं मिलती है वो अपना फूड केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हम बताना चाहेंगे कि आपने या तो कहानियां सुनी होंगी या फिर आपने खुद देखा होगा कि कुछ जगह पे पहाड़ों पे जो झरना होते हैं उनका पानी गर्म होता है। तो उसके पीछे हमें ढेर सारी कहानियां सुनाई जाती हैं जो कि सुपर नेचुरल होती हैं, किसी ऐसी कहानी जो कि मतलब देवी देवताओं पे बेस्ड होती है। लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसे बोलते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जो कि जो हम गर्म पानी देख पाते हैं या फिर महसूस कर पाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम कुछ और भी जान लेंगे आज। तो पहला आप देख सकते हैं ये हरे शैवाल है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है और इनको बेसिकली माना जाता है कि यही धरती पे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इसके बाद पेड़ पौधे तो हमें पता ही है कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब 2 और पॉइंट्स जो है, तीसरा और चौथा, इनको अगर आप देखेंगे तो ये अलगाई और डाइएटम्स हैं। ये जो हमारे पूरे पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस होता है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन 90% रहता है, जो कि हम बहुत कम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा होगा या फिर हमें पता है कि हमारे पृथ्वी का बहुत बड़ा एरिया समुद्र से ढका हुआ है, तो ये अलगाई और डाइएटम्स उधर ही पाए जाते हैं। तो जो बड़े एरिया पे फैले हुए हैं जाहिर तौर पर वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे। अब जब हम अपने बारे में हमें जानना होगा तो हमें जानना होगा हेटेरोट्रॉप के बारे में, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें अगर आप खुद के बारे में सोचें कि क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आपको कोई जवाब मिल सकता है लाइक हम भी ये किचन में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो हम भी तो ऑटोट्रॉप होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इनको हमने कुछ पार्ट्स में बांटा है कि जो जीव जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कितने कैटेगरीज में बांटे गए। सबसे पहले है हर्बीवोरस। ये वो हैं जो पादप पर, जो मतलब सब्जी घास फूस इस पे निर्भर करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस या शाकाहारी बोलते हैं। फिर कार्निवोरस, ये मांसाहारी होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, मेरा पेन का है। ये मांसाहारी है जिनको अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मांस चाहिए। अगर उन्हें मांस ना मिले, कुछ और मिले, तो वो मर जाएंगे लेकिन उसे नहीं खाएंगे। यही केस शाकाहारी के साथ भी है कि अगर उन्हें शाकाहार के अलावा कुछ और दिया जाए तो वो मर जाएंगे लेकिन उसे नहीं खाएंगे। फिर आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो कि शाकाहार और मांसाहार दोनों खाते हैं, जैसा समय उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैनिबल। ये थोड़ा सा नया टर्म आपको लग सकता है, खासतौर से ये न्यूज़पेपर में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, जब एक शेर अपनी ही जाति के दूसरे प्रजाति को खा रहा है। ठीक है,
कैनिबल का मतलब होता है वो जो अपनी ही जाति को खाए, जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं तो उन्हें भी कैनिबल बोला जाएगा। अफ्रीका में या फिर हमारे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं जो इंसानों को खाते हैं। तो जो भी अपने ही प्रजाति को खाता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कैनिबल। फिर कोप्रोफेगस, ये वो होते हैं जो दूसरों के मल पर अपने आप को निर्भर रखते हैं। तो जो लोग गांव से होंगे उन्होंने इन कीड़ों को जरूर देखा होगा, अगर उन्होंने खेतों में कभी शौच किया होगा तो। बाकी आपको सूअर के बारे में पता है, ऐसे ढेर सारे ये जानवर हैं जो दूसरों के मल मूत्र को खाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और फैक्ट है जो कि कभी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। सॉरी, जैसे कि खरगोश, जिसके बारे में ये एक रेयर फैक्ट है कि हमें नहीं पता होता कि वो भी अपने मल को खाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिविजन्स। अब हम सीधे पढ़ते हैं अपने बारे में। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और एनस तक खत्म होता है। यहां से यहां तक जो हमारा पूरा आहार नाल है, जो ये सिस्टम है, इसको हम आहार नाल बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई साधारणतः 8 से 10 मीटर होती है, जो कि कंपैरेटिवली छोटी है। एक 6 फीट के इंसान में या फिर एक 6 फीट के जानवर में 8 से 10 मीटर का आहार नाल का होना, एलिमेंट्री कनाल का होना, ये माना जाता है कि ये औसतन छोटा है। तो हम इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम जानना चाहेंगे कि ये छोटा क्यों है और इससे हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो खरगोश अगर आप देखें तो एलिमेंट्री कनाल जो खरगोश में होता है वो लगभग शेर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, जबकि खरगोश के साइज को देखें तो शेर से बहुत ही छोटा है। तो इसके लिए ये बताया जाता है कि जो जो जीव जंतु सेलुलोज खाते हैं उनको उसे पचाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए उनका एलिमेंट्री कनाल जो होता है या फिर जो आहार नाल होता है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, जो मांस खाते हैं उन्हें प्रोटीन पचाना होता है और प्रोटीन बहुत कम टाइम में पच जाता है, तो इसलिए आहार नाल उनका छोटा होता है। तो जो हमारा आहार नाल छोटा है ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हम मांसाहारी थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जानने के लिए बता दिया गया। ठीक है, कि आपको ये पता हो कि अगर कोई सेलुलोज पचाता है, सेलुलोज जो कि घास में पाया जाता है या फिर हरी पत्तियों में पाया जाता है, तो उसको पचाने के लिए आपका जो आहार नल हो वो बड़ा होना चाहिए। अभी क्या है कि जो एलिमेंट्री कनाल हमारा है, जो आहार नल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या प्रोसेस होता है उसको हम 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो ये कुछ नाम है जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं: रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज। तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हुए आएंगे ऊपर से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे माउथ एंड टंग। सॉरी, माउथ को हम लेंगे तो इसमें टिथ और टंग से हम डील करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम माउथ पे आते हैं। तो माउथ में दो चीजें आप अभी फील कर सकते हैं खुद से कि आपके माउथ में, आपके मुंह में टिथ और टंग है, दांत और जीव है। ठीक है, तो दांतों के बारे में हम सबसे पहले जान लें कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो उस समय बचपन के दांत होते हैं जिसे हम टेम्पररी टिथ बोलते हैं, हिंदी में अस्थाई दांत भी बोल सकते हैं, जिनकी संख्या जनरली 20 होती है और ये 14 से 15 साल के एज तक आपके पास होता है। अब कोई क्लेम करने लगे इसके पास 18 तक था या फिर ऐसा कुछ, तो ये मुद्दा बहस का नहीं है, हमें बस जानना है कि ये 14 से 15 साल तक होता है और जनरली इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे परमानेंट टिथ आते उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम में से जितने लोग किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं वो 18 साल या उसके आसपास के होंगे, तो उनके लगभग परमानेंट टिथ ही होंगे, तो आप इन टिथ को फील कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी मतलब अब
साइड या डाउन साइड जो हमारे टीथ हैं उनमें से ले सकते हैं और उनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो बीच से अगर हम बांटते हैं तो पहले जो दो टीथ आते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंसाइजर बोलते हैं। उसके बाद आता है कनाइन। कनाइन जो नुकीला होता है थोड़ा सा, जब हमें किसी को चीड़ना फाड़ना हो, किसी भी चीज को, अगर गन्ने को चीड़ना हो तो हमें कनाइन का यूज करना पड़ता है। और इसके बारे में भी एक फैक्ट है कि ये जनरली कार्निवोरस में पाया जाता है, वो जो मांसाहारी हैं उन्हीं में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी प्रमाण देता है कि हम मांसाहारी थे। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। तो प्रीमोलर्स जो चौथे और पांचवें नंबर पे दांत है, इंसाइजर से हमने शुरू किया बिल्कुल बीच से, और यहाँ पे जो चौथे और पांचवें नंबर पे उसको हम प्रीमोलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोलर्स। फिर लास्ट में जो 8वां नंबर का हमारा दांत है उसे बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है। तो ये सब में नहीं पाया जाता है, लेकिन जनरली किताबों में अभी भी दिया गया है कि हमारे 32 दांत होते हैं और ये विजडम टीथ थोड़ा देर से आता है, तो अभी भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारे 32 दांत ही होते हैं। मोलर्स जो हमारे हैं उनका बेसिक काम होता है चबाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दांतों के बारे में। अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 15 की एज से आते हैं और आगे आपके लाइफ में आपके साथ रहते हैं, और आप इसका किस तरीके से ख्याल रखते हैं वो डिपेंड करता है कि ये आपका कितने दिनों तक साथ देंगे। अभी विजडम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। ये 24 से 25 साल के उम्र के बीच में आता है और काफी दर्द के साथ बाहर निकलता है। एक्चुअल में इसको अवशेषी अंग भी बोलते हैं, जिसका अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। एक टाइम था जब हमें कच्चा भोजन करना पड़ता था और बहुत ज्यादा चबाना पड़ता था, तब हमें इसकी जरूरत थी, लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हम पका पकाया खाना खाते हैं, ठीक है। अब जो हमने आपको एक बार दिखाया कि ये पहले के दो इंसाइजर हैं, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर्स है, तो इनकी संख्या 2, 1, 2 और 3 होती है। ये आप रेशियो मान लें या फिर जो कुछ भी मान लें, इनको याद रखना पड़ता है। कई एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से याद ना कर पाए तो अगर आप एक बार अपने दांतों को काउंट कर लें कि कौन से प्रीमोलर है, कौन से मोलर है, कौन से इंसाइजर है, तो आप आसानी से सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर का एक पार्ट है। अगर एग्जाम में है तो आप तुरंत चेक करके और उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा हम दांतों की संरचना को देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो जो दांतों के सबसे ऊपर वाला परत होता है इसे बोलते हैं इनेमल, ठीक है। उसके बाद होता है डेंटाइन। ये जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे बॉडी में। अगर कोई हार्डेस्ट पार्ट है तो ये इनेमल है। अभी क्या होता है कि ये जब हम भोजन करते हैं या फिर जब हम कुछ चीज को चबाते हैं तो ये घिसता है, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो फिर वो उतना अपने आप को रिकवर कर लेता है। अभी क्या है कि आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी की। अगर वो कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं तो उन्हें झंझनाहट महसूस होता है। उसके पीछे कारण है कि इस इनेमल का घिस जाना। वो कई कारणों से घिस सकता है, डीके हो सकता है, तो उसमें बहुत लोग जो है बहुत ज्यादा रगड़ के ब्रश करते हैं, वो भी मना किया जाता है। और इसके अलावा आपको पता हो कि जो हमारे अंदर से एसिड आता है, आपने ये एसिडिटी का नाम सुना होगा, तो एसिड जो अंदर से हमारे आता है वो भी क्या होता है, दांतों के लिए हार्मफुल होता है। तो किसी भी केस में अगर ये घिस जाता है या फिर डिके हो जाता है तो आपको सेंसिटिविटी आ सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं और भी ढेर सारे प्रोसेस उनके पास होंगे। अभी क्या है कि जो भी हमारा टूथपेस्ट है तो वो नेचुरली बेसिक होता है, क्योंकि जो एसिड हमारे अंदर से आता है जो कि दांतों के लिए हार्मफुल होता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें किसी भी बेसिक चीज का इस्तेमाल करना होता है। अब जैसे हम नीम को जानते हैं, हम गांव में अभी भी बहुत सारे लोग नीम का दातुन करते हैं, ठीक है। तो नीम अगर आप चबाते हैं तो नीम जनरली बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय होता है, और जो कि आपके दांत को साफ करने के साथ साथ जो एसिड अंदर से हमारे आता है जो कि दांतों के लिए हार्मफुल होता है उसको काउंटर बैलेंस कर देता है।
ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो कि हमने दांतों के बारे में जाना। अब यहाँ पे ये चूहे हैं, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स है। इनका बड़ा ही खुराफाती काम है कि ये जहां भी होते हैं वहां चीजों को काट देते हैं, कुतरते रहते हैं। तो इसके पीछे इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि इनके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं, और अगर उसको ये इस तरीके से इस्तेमाल ना करें, किसी चीज को काटे ना, किसी चीज को कुतरे ना, तो ये बढ़ता ही जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि ये इनके लिए ही जानलेवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये कुछ ना कुछ काटते रहेंगे। ठीक है, ये फैक्ट्स थे। अभी हाथी के बारे में भी अगर आपने दांत देखा है तो ये एग्जाम्स में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जो हाथी दांत आपको बाहर दिखते हैं वो क्या है, प्रीमोलर है या फिर क्या है। तो ये एक्चुअल में इंसाइजर होते हैं। ठीक है, अभी आज हम इस छोटे से लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको चेक कर लिया जाए कि आपको कितना पता है। ठीक है, अभी टूथपेस्ट में एसिड होता है, क्या ये सही बात है? तो सही या गलत आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देना है। फिर जो टेम्पररी टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ मतलब जो बचपन के दांत होते हैं, वो किस एज तक होते हैं? क्या वो 20 साल तक होते हैं? इसको भी आपको बताना है सही है कि गलत है। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लाइन है जो लिखी गई है तीसरी, ट्री नॉट ऑटोट्रॉफ। जो पेड़ पौधे हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो स्वपोषी नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपको बताना है ये सही है कि गलत है। और जो हाथी के दांत हमें दिखते हैं वो कैनाइन है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर विजडम टेथ के बारे में हमने पढ़ा। विजडम टेथ क्या है ये बताना आपको। क्या वो लास्ट प्रीमोलर्स हैं, या फिर वो कैनाइन है, या फिर वो इंसाइजर है? आपको ध्यान से एक बार रिकॉल करके जवाब देना है इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े, उनका भी जवाब आपको देना है, क्योंकि सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते हैं और एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भी आपको तैयार रहना होगा, आपको सोचने को कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। ये कैल्शियम से लोग बोलते हैं कि हड्डियां मजबूत होती हैं, क्या ये होगा या नहीं होगा? तो ये जो जनरल ज्ञान है जो आपने अपने इतने साल के एज तक ली है, उसका भी इस्तेमाल करके आप इन चीजों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हड्डियों और दांतों के गठन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो सोडियम और पोटेशियम आपका पहला ऑप्शन है, लोह और कैल्शियम तीसरा है, सोडियम और कैल्शियम चौथा है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी एक छोटी सी वीडियो के साथ फिर से आपसे हम मिलते हैं, और बहुत जल्दी हम इस डाइजेशन को खत्म करेंगे, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी हम आपको उस पार्ट ज्योग्राफी के उस पार्ट को लाएंगे जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको होता है कि आप एक बार इसको देख लें और थोड़ा सा अपने दिमाग में जो मैप है या फिर जो भी प्रोसेस है उसको सेट कर लें, ताकि एग्जाम में आपको दूसरे ऑप्शंस को निकालने में बड़ा आसानी होगा। क्योंकि अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को छूने से भी कतराएंगे, लेकिन आपने अगर उसको पढ़ा है तो आप एटलीस्ट ये श्योर कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। तो ऐसे अगर हम ऑप्शंस को बाहर भी निकाल दें तो भी हमारा काम हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।